दुनिया भर के बाजारों से आज है शानदार तेजी के संकेत, लेकिन गिफ्ट निफ्टी है बेहद सुस्त और हल्के लाल निशान में। ऐसे में क्या कमजोर शुरुआत पर तुरंत खरीदारी के मौके होंगे या फिर आज कुछ खास है जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी नाराज है? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 दिन से हमारे बाजार अच्छे हैं। कल अमेरिकी बाजारों की हफ्ते की शुरुआत अच्छी रही, तो आज हमारे बाजारों पर कैसा इंपैक्ट रहेगा और कौन से लेवल्स पर रखनी है आपको नजर, जानेंगे अनिल जी के साथ। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज पर भी बात करेंगे। पहले तो आज सुबह के ट्रिगर्स बताएं सर। बिल्कुल दीप, ट्रिगर्स ढेर सारे हैं और अमेरिकी बाजारों से मजबूती के ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं और अच्छे ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 400 अंकों से बड़ा उछाल अमेरिकी बाजारों में लंबे समय बाद देखने को मिला, तो एक अच्छी तेजी वहाँ पर होती हुई दिखी है आपको अमेरिकी बाजारों में। और सारे के सारे इंडेक्स काफ़ी बढ़कर आते हुए दिखे हैं। नतीजों का भरपूर एक्शन है। कल बाजार बंद होने के बाद वायदा कारोबार की 3 कंपनी के नतीजे आपने देखे हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स, टोरेंट पावर और टाटा केमिकल। इनके नतीजे पर नजर रहेगी। आज भी नतीजों के लिहाज से एक बड़ा ट्रेडिंग सेशन आपके लिए हो सकता है, तो वहाँ पर फोकस करिएगा। HDFC बैंक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। HDFC बैंक के लिए, बैंक निफ्टी के लिए फुटसे इंडेक्स में इनका वजन बढ़ने वाला है और इसके चलते हुए 4000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी आने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। पॉलिसी का कर लीजिए तैयारी पॉलिसी के लिए, और बस आज से 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हो चुकी है शुरू, और परसों RBI की तरफ से आएगी मॉनेटरी पॉलिसी, उसका भी रहेगा इंतजार। तो ढेर सारा एक्शन है। बिल्कुल सर, एक्शन तो भरपूर है और बाजार में भी मूव है। वेलकम बैक। कल आप स्टूडियो में थे नहीं, बट इवेंटफुल वीकेंड रहा। नींद में तो नहीं लग रहा? नींद में तो नहीं लग रहा है सर? मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं? वो मुझे मालूम है, आपका काफी टायरिंग ट्रैवल शेड्यूल रहा है पिछले 3-4 दिनों का सर। जबरदस्त पूरे, मतलब ये समझ लीजिए सैटरडे अर्ली मॉर्निंग से 5 बजे से लेकर कल रात को 12:30-1 बजे तक कंटिन्यूस ट्रैवल, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो धन्यवाद। और जोमेटो के इंटरव्यू पर काफ़ी सारा अप्रिसिएशन भी आ रहा है। एक व्यूअर ने मुझे मैसेज भी किया कि थैंक यू, आपने हिंदी में इनके साथ किया, क्योंकि इंग्लिश में तो रिपोर्ट्स आती हैं, बाकी सब इंटरव्यू होते हैं, बट हमें समझने के लिए काफ़ी मदद आती है जब हिंदी चैनल इंटरव्यू करके लाता है ऐसी मैनेजमेंट। बिल्कुल धन्यवाद, और आप सबको पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश वही की कि जब कंपनी कुछ अलग हटकर और कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो, तो आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस और आगे के प्लान्स रखे जाए। आप लोगों को पसंद आया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बताएं सर, फिर आज कहाँ पर रखनी है नजर? कल अमेरिका में भी अच्छा रिबाउंड आया, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा था, बट डेज हाई पर बंद हुए और अच्छी खासी मूव के साथ बंद हुए। क्वालिटी तेजी थी कल, सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन दिखा सर। टिप क्या होता है कि कल जो है ना, ये 400 पॉइंट की जो तेजी हुई है अमेरिका में, इसका दूर दूर तक अंदाजा कहीं नहीं था कल, है ना। हम बंद हुए तो 51 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, राइट। सुबह से 100 पॉइंट ऊपर थे, बाद में घट गए, 50 पॉइंट ऊपर हुए। कभी कभी क्या होता है कि आप ठीक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना, और आपको पता है आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक 25, 30, 40, 50 बनाते हैं, लेकिन सेंचुरी नहीं मार पाते, है ना। वो अच्छी स्टार्ट को आप बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूँ, उसके भी पीछे कारण है। मैं कल 2 बेहतरीन क्रिकेटर से मिल के आया हूँ। अच्छा। एक कोई दिल्ली गया था, तो एक शो रिकॉर्ड करने गया था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात आकाश चोपड़ा और मोहम्मद कैफ साहब से। उनके साथ एक इंटरव्यू भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी जल्दी आपको देखने सुनने को मिलेगा। लेकिन तो पार्लेंस जो क्रिकेट का है वो यहाँ से आया कि कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी शुरुआत होती है, 25-50 मारते हैं, लेकिन उसको बड़ी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक डाउ वैसा ही कर रहा था। डाउ 17 दिन तक लगातार बढ़ा, एक दिन छोड़ दीजिए, करेक्ट। लेकिन उस 17 दिन में कभी 400 पॉइंट नहीं बढ़ा, है ना। बढ़ रहा है लेकिन 400 कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि ये 400 पॉइंट की उछाल जो है 7 हफ्तों की सबसे बड़ी इंट्राडे उछाल है, करेक्ट। हम 13-14 ट्रेनिंग सेशन तक, 15 सेशन तक तो लगातार बढ़े थे, 13 तक, 17-18 में भी बढ़े, 3 दिन घटे, लेकिन 3 दिन घटने के बाद एक बड़ी इनिंग खेलना, ये डाउ का कॉन्फिडेंस लौटाएगा, है ना। क्रिकेट और मार्केट में बड़ी समानताएं हैं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस लौटाने वाली तेजी है, जो 2 वजह से। एक, आप एक बड़ी इनिंग खेलना चाहते हैं जिससे लगे कि हाँ मैं टिक सकता हूँ। दूसरा, खराब माहौल में खेलना चाहते हैं, क्योंकि 3 दिनों से आपका मार्केट खराब है। 3 दिन से डाउन नीचे बंद हो रहा था फिच की डाउनग्रेड के बाद, ठीक है। तो इसलिए एक बढ़िया उछाल की जरूरत थी जो कि आपको भुला दे, फिच को भुला दे, 3 दिनों की कमजोरी को भुला दे, और ये कल काम बखूबी किया है डाउ ने।
तो ये जो एक अच्छी बढ़िया पारी की, मजबूत पारी की ऐसी ज़रूरत थी जिससे कि समझो आप 10-12 मैच लगातार जीते, फिर 2-3 हार जाए, तो आपको लगे कि अचानक हमने कुछ गलत और ख़राब करना तो शुरू नहीं कर दिया, है ना। वो वाली जो फीलिंग आती है ना, वो डाउ में आने वाली थी, आ रही थी। कल की तेजी ने वो चेंज कर दिया। और एक और अच्छी बात, कल की तेजी में कोई खास वजह नहीं है। अगर आप अमेरिका में ढूंढने जाओगे किस वजह से बढ़े, किस वजह से बढ़े, तो ऐसी कोई नहीं है वजह ढूंढने से नहीं मिलेगी। नहीं है। और मुझे बिना वजह अगर मार्केट एक बड़ा मूव दे, तेजी या मंदी जो भी दे, उस मूव की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि वो अब मार्केट का अंडर करंट दिखाता है। इसका मतलब क्या है, कल बिना वजह बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मार्केट की मजबूती इतनी ज्यादा है कि अगर कोई खराब खबर नहीं आएगी तो हम बढ़ जाएंगे। हाँ, आप समझे जी। 3 दिनों तक आपको खराब खबर क्या मिली थी? फिच की डाउनग्रेडिंग, है ना। उसके बाद वो इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे थे, बेरोजगारी लोएस्ट लेवल पर, सैलरियां बहुत बढ़ रही है, तो एक रेट का और बढ़ाने का मौका है। ये सब सुन रहे थे ना 3 दिन से। कल तो कुछ नहीं सुना, कल कुछ नहीं था, खराब तो कुछ नहीं सुना, अच्छा भी कुछ नहीं सुना। अमेरिका में आप ढूंढ ढूंढ के गोता लगा लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नो न्यूज। और अगर नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो फिर क्या है? ये बाजार का अंडर करंट है। सो आप तेजी को खाली पॉइंट्स में मत गिने, उसकी क्वालिटी भी देखिए। हर चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो कल की अमेरिका की तेजी की इंपॉर्टेंस क्वालिटी वाइज है, अच्छा सेशन। सिर्फ क्वांटिटी। मैं 400 पॉइंट से ही खुश नहीं हूँ, मैं 400 पॉइंट के पीछे की क्वालिटी से बहुत खुश हूँ, स्पेशली क्योंकि बिना किसी ट्रिगर के हुई है। बिना किसी ट्रिगर के। इसका मतलब है कि जब आपके पास खराब खबर नहीं आएगी तो आप बढ़ेंगे। समझ गया। तेजी के मार्केट का ये सबसे बड़ा लक्षण है, या मंदी के मार्केट का भी, कि जब कोई खबर ना हो तो मार्केट ट्रेंड पकड़ता है। ट्रेंड रिवर्सल कब होता है? जब खबर के विपरीत मार्केट या स्टॉक ट्रेड करे। अच्छी खबर आए और आप मंदी के मार्केट में ऊपर खुलोगे बिकवाली हुई। बुरी खबर आए तेजी के मार्केट में तो लोग उसको मौका समझते खरीदेगा। सो अगर खराब नतीजों पर, खराब खबर पर स्टॉक या बाजार ना घटे तो आप समझ लीजिए कि तेजी के मार्केट में, है ना। और अच्छी खबर पर, अच्छे रिजल्ट पर स्टॉक पिट जाए ऊपर खुल के, तो समझ लीजिए आप मंदी के मार्केट में ट्रेंड के विपरीत लोग ऊपर बेचने का मौका देखते हैं, तेजी के मार्केट में जब भी नीचे आए तो खरीदने का मौका देखते हैं। और कल अमेरिका ने ये बहुत अच्छे से साबित किया है। तो ये क्वालिटी है अमेरिका के कल के सेशन की, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो क्वालिटी आपको मैटर करती है, और कल ऐसे रहा। चलिए, अच्छा है। हमारे बाजार में भी सर फ्राइडे को तो एक अच्छा रिबाउंड था। जी हाँ, कल भी निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी हल्का ही नरम था। आपने कहा भी था बैंक निफ्टी इग्नोर करो, निफ्टी पर नजर डालो। बट जो हमारे बाजार में भी आपको आज मैं आपको कुछ ऐसा बोलने वाला हूं, आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई। बैंक निफ्टी से आप बहुत दुखी ना, मैं बताता हूँ। चलो पहले आप सवाल पूछो अपना। नहीं, मेरा सवाल यही था, एक तो 2 दिन की तेजी को कैसे देखें स्पेशली निफ्टी पर, दूसरा जो बेस बढ़ने के आपको आसार चाहिए थे, क्या वो दिख रहे हैं या अभी नहीं दिख रहे हैं? देखिए, जितने चाहिए थे उतने तो नहीं मिले ऑनेस्टली। जितनी वॉलेटिलिटी मैं देखना चाहता था वो तो नहीं हुई जी। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है ना। ये मार्केट ही अलग है दीप जी। मतलब घटता कम है, बढ़ता ज्यादा है जी। जितना आप सोचे उससे कम करेक्शन देता है। उसके 2 रीजन है, एक अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा फ्लो स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा ये कि ये मशीन ट्रेड के जमाने में अचानक से एक साथ सब लोग मंदी में भी जल्दी आ जाते हैं। तो उस वजह से ये घटना भी चाहे तो घट नहीं पाता। और एक चौथी बड़ी चीज है कि मार्केट में लीवरेज पोजीशंस भी काफी कम है। पीक मार्जिन वगैरह होने के बाद में ऑटोमेटिकली पोजीशंस कम बनती है। मेन प्रॉब्लम मार्केट के घटने की ये नहीं कि मार्केट का डायरेक्शन खराब हो रहा है, ग्लोबल संकेत है, पोजिशनिंग है। अगर आप पहले समझिए आप 5,000 शेयर कोई खरीदते थे और उसकी जगह आप 500 खरीदने लगे, तो आप 500 संभाल लोगे ना। करेक्ट सर। प्रॉब्लम तो तब होती है जब 100 पॉइंट घटे और आपकी पोजीशन ज्यादा हो। करेक्ट। अब 500 घटे और आपकी पोजीशन पहले जितनी उसकी 10% भी नहीं है, तो आप संभाल लेते हो। तो इसलिए भी मार्केट ज्यादा घटता नहीं। तो भले ही मैं चाहता था थोड़ी वॉलेटिलिटी मिली भी उस दिन, गुरुवार को थोड़ी मिली, जितनी चाहते थे उतनी नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा मार्केट भी वापस से मजबूती का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक आज जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, वो ये कि जब तक 19,375 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, और जब तक बैंक निफ्टी आज 44,500 के नीचे बंद, आज मैंने यही लाइन सबसे पहले ली, आपने सवाल भी सही पकड़ा, 19,375 और 44,500 इसके नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको चिंता नहीं करनी। इसके नीचे बंद हो तो ही डे ट्रेडर्स को तेजी की पोजीशन अब कम करनी है, अदरवाइज आप सेफ जोन में आ गए। हाँ, 19,375 44,500 इसके नीचे अगर आज बंद होते हैं तो आपको थोड़ी चिंता करनी है, तेजी की पोजीशन हल्की कम करनी है। वो भी किनके लिए? डे ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक हमारे मार्केट भी धीमे धीमे रहा, एटलीस्ट कम से कम है ना। अगर समझिए आज दीप आप 19,650 के ऊपर बंद होते हैं, ठीक है, और 45,000 के ऊपर बंद होते हैं, तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि मैंने निफ्टी पे
19,381 का लो देख लिया, आसानी से नहीं टूटेगा। मैंने बैंक निफ्टी पे 44,281 का लो देख लिया, आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हायर साइड पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आज या कल में 19,775 के ऊपर बंद देते हैं, 19,775, ओके, ठीक है, और बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर बंद होते हैं, तो आप खतरे से बाहर निकल जाएंगे। 19,775 के ऊपर बंद होने पर तो फिर नया लाइफ हाई आपका बनेगा, 20,000 के पार निकलेंगे। बैंक निफ्टी में जरूर 45,000 के ऊपर जान लौटेगी। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक शेड कमजोर रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी की कमजोरी में इंपॉर्टेंस आज कुछ और फैक्टर्स की है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है सर, चलिए तो समझ गया बैंक निफ्टी का एक्शन। एक बार स्ट्रैटेजी बता दीजिए, फिर स्टॉक्स की भी बात करनी है। स्ट्रेटजी के साथ साथ एक चीज और जो आज बताना चाहता हूँ, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 400 पॉइंट डाउ ऊपर है तो उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी नीचे, गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं रहा? हाँ, गिफ्ट निफ्टी नीचे क्यों है? हमने भी कोशिश की ढूंढने की, लेंस लगाकर, टॉर्च लगाकर, सब तरह से फोकस लाइट के साथ देखा, तो हमें भी मिला नहीं कि वजह क्या है। सो अगर वजह ढूंढने जाए तो शायद एक आध ये हो सकती है कि आपका एशिया में थोड़ा बहुत मिला जुला आज एक्शन है। एशिया में भी कैसे, जैसे हांगकांग 0.25% नीचे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वैसे देखा जाए तो। हांगकांग से मेरा क्या लेना देना है? निक्के आपका हरे निशान में, सिंगापुर आपका हरे निशान में, कोरिया आपका हरे निशान में, ताइवान, हांगकांग, शंघाई ये थोड़े बहुत नीचे। ये चाइना +2 वाले मार्केट जिसको कह दो, है ना, चाइना +2 मार्केट है। सो उससे हमें फर्क नहीं, ये अपने हिसाब से चलते हैं हमारे साथ। सो आई डोंट थिंक ग्लोबल मार्केट्स में कोई संकेत खराब है। थोड़ा बहुत कल के एफआईएस के एक्शन में 2,000 करोड़ के आसपास की कैश की बिकवाली है, ठीक है, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स अच्छे खरीदे हैं, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स। एफआई ने 1,400 करोड़ के खरीदे, तो नेट बिकवाली आप देखोगे तो 300-400 करोड़ की है, लेकिन एक बड़ी ब्लॉक डील थी 4,000 करोड़ प्लस की अदानी की। तो उसमें आई डोंट नो एडजस्टमेंट कैसा है। अगर उसको मार्केट ये मान के चल रहा है कि वो एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा उसमें इंक्लूड है और इस वजह से एफआईएस के नंबर शायद ज्यादा खराब है, हो सकता है। लेकिन अगर हो भी सकता है दीप, समझो 1900 करोड़ की आपकी कैश की बिकवाली का आंकड़ा कल का, 4,000 करोड़ की जिस कंपनी में खरीदारी वो एलएलसी करके, यानी कि बाहर की कंपनी है, समझो आप उसको भी मान लो कि वो 4,000 करोड़ का खरीदारी, फिर भी 2,000 करोड़ की बिकवाली दिख रही है, यानी कि नेट 6,000 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली, ठीक है। तो 6,000 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली, तो फिर आपका गिफ्ट निफ्टी नीचे खुलना चाहिए, यही लॉजिक हो सकता है। मुझे बताओ किस आदमी को ऐसा लगता है जो कल मार्केट में सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक था, जिसको देख के लगे कि कल 6,000 करोड़ की बिकवाली जैसी स्क्रीन थी? नहीं थी वो, ये तो नहीं दिखा, है ना। सो अब मैं आपको पूरा इस कहानी का सार समझा देता हूँ। बता, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। तो अच्छा है नीचे खुल रहा है या सुस्त? अभी तो सुस्त दिख रहा है, अच्छी बात है। 25 पॉइंट नीचे, सुबह 40-50 नीचे, 7 बजे जब आप बात करें तब भी मैंने ये बोला, जितना नीचे खुले जितना ज्यादा खरीदना है। तो मौका मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। बस टेंशन ना लो, लाल निशान में देख के मुंह में पानी आना चाहिए, न कि आंखों में। पानी कहाँ आना चाहिए भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पानी मुंह में आना चाहिए लाल निशान देख के, न कि आंखों में, है ना। तो ये आपके लिए गिफ्ट निफ्टी नीचे खुलने का। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है तो आई डोंट नो, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर किसी को लग रहा हो कोई ऐसी खास वजह किसी को लग रहा है तो प्लीज ट्वीट मी, हमें भी थोड़ा इंसाइट मिल जाए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या हर चीज़ हमें पता हो जरूरी तो है नहीं, हम तो मानते भी नहीं, कहते भी नहीं है, लेकिन इसलिए जो नहीं पता बोल भी रहा हूँ। मुझे तो कोई कारण दिख नहीं रहा, अगर किसी को दिख रहा हो स्पेसिफिक कारण ये इस वजह से आज गिफ्ट निफ्टी नीचे है, तो प्लीज एनलाइटन अस। बिल्कुल सर, है ना, ठीक है, ये हो गया। गॉट इट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी में आज? देखो, हाँ, निफ्टी के तो मैंने लेवल्स बता दिए। निफ्टी में बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है जी, ये तीसरी लाइन है मेरी आज की स्ट्रेटेजी की। चौथी लाइन जो है वो काम की, वो एचडीएफसी बैंक के वेटेज बढ़ने की खबर आई है फुटसी में। 3 चरणों में वेटेज बढ़ेगा, उससे 4,000 करोड़ खरीदारी आएगी। सो आज एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन कैसा रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है दीप? देखिए, आज बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक है। निफ्टी मजबूत है, निफ्टी हम लगातार खरीदने की कह रहे हैं। 2 दिन से मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी स्टे अवे, बराबर। अपने बैंक निफ्टी कुछ नहीं करना, करेक्ट। जो चीज नहीं समझ में आ रही है, जो मजबूत नहीं दिख रहे, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर दिखता है, लेकिन अगर इंडेक्स मजबूत नहीं दिखता बैंकिंग शेयरों का, तो फिर मैं क्यों वहां खरीदूं? फिर मुझे जहां क्लैरिटी है वो लूं। करेक्ट। आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है एचडीएफसी बैंक क्या करता है। इस खबर के बाद एचडीएफसी बैंक बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सेंटिमेंटली भी बढ़ना चाहिए। समझो 1-1.5% एचडीएफसी बैंक आज चढ़ जाए तो आपका काम बैंक निफ्टी पे हो गया। फिर आप बैंक निफ्टी पे
पहले 45,000 पे खुलेंगे, 45,200 300 जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बड़ी बाधा 45,500 के आसपास की वो पार करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक बैंक निफ्टी आज मेक और ब्रेक, और आज अगर बैंक निफ्टी में वाकई में ताकत बची है और लीडरशिप लेने की वापस में उनमें हिम्मत, ताकत और वो एग्रेशन है, तो आज बैंक निफ्टी को निफ्टी से ज़्यादा बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं बढ़ पाए तो फिर बैंक निफ्टी का मामला है ना, बैक बेंचर वाला हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे ही बैठो, निफ्टी के पीछे चलो, आपकी खुद की औकात नहीं है। गॉट इट। आज ये बहुत लिटमस टेस्ट है आज ये बैंक निफ्टी का, इसलिए मैं आज बैंक निफ्टी पर देखूंगा क्या कुछ होता है, बट निफ्टी मेरे लिए मजबूत है। निफ्टी तो अब मजबूत है, इन एनी केस वहाँ कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, आज की कमेंट्री। गॉट इट। संकेत सर फिर आज के ग्लोबल बैंक पे तो नजर पॉजिटिव। एक मिनट पानी पी लेता हूँ आज। तब तक एचडीएफसी बैंक एक बार जरा पुल अप कर लेते हैं। ये जैसा अनिल जी कह रहे थे, इंपॉर्टेंट आज यही रहने वाला है। लेवल्स के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक की जो मूव आती है आज काफी इंपॉर्टेंट है। 1650 कल एकदम फ्लैट बंद हुआ था, देखते हैं आज कैसा रहता है। चलिए एचडीएफसी बैंक पर तो नजर है। संकेत सर आज के ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज नेगेटिव है, डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल। सेंटीमेंट मेरा पॉजिटिव हो चुका है, 2 दिनों से न्यूट्रल चल रहा था, आज मैंने अपना सेंटीमेंट बदल के पॉजिटिव कर दिया। हाँ, उसकी एक रीजन ये भी है ना कि शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिनों से मैंने आपको देखा नहीं, तो इसलिए भी मेरा सेंटीमेंट न्यूट्रल चल रहा था। अब आज आपसे मिल जाऊं तो पॉजिटिव हो गया। तो मेरा तो सेंटीमेंट 3 दिनों के बाद आज मेरा पॉजिटिव हो गया, और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ठीक है सर। निफ्टी पर एक ही रेंज है दीप, और वो बहुत काम की और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आज सिर्फ एक रेंज दे रहा हूँ, वो 100 पॉइंट की, 19,435, 19,535। इस 100 पॉइंट की रेंज में टुकड़ों में खरीदिए आराम से, बिंदास, जब भी आ जाए। वैसे इसके पहले भी एक लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से, 19,565 है, वो मैं नीचे बता दूंगा आपको। बट ये 100 ही पॉइंट की रेंज है जिस पे फोकस करना है, 435, 535। ठीक है सर। इस रेंज में आए, बिंदास खरीदिए। ठीक है, ठीक है। ऊपर 19,650, 19,725। आप सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार नहीं कई बार हुआ हूँ, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी आपका लाल निशान में है, उसके बावजूद मैं सिर्फ एक बाइंग रेंज दे रहा हूँ, नीचे सपोर्ट 2 नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे जो फॉर्मेशन दिख रहा है वो फॉर्मेशन इस रेंज में बहुत सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसा दे रहा हूँ। 435, 535 ये खरीदारी की जगह है। ऊपर 650, 725 पहली रुकावट की रेंज है, पार करके निकले तो 750 से लेकर 19,825 ये वो रेंज है जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन सारी बुक करनी चाहिए और शॉर्ट भी बनानी चाहिए। वहां बनाइए शॉर्ट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, दोनों तरफ करिए। कोई कल ही, आज और कल में, और पॉलिसी के दिन गुरुवार को 10-20 हज़ार नहीं होने वाला, ऐसा कोई भागम भागी नहीं है, आराम से सबको मौका मिलेगा, तो वहां पर शॉर्ट भी करिए। बैंक निफ्टी 44,525, 44,625 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए, और इसके ठीक नीचे 44,275 से लेकर 44,400 मजबूत खरीदारी की जगह है, जहां शॉर्ट्स भी काटे, लॉन्ग भी करें, आएगा नहीं वैसे। ऊपर 45,000, 45,125 इस रेंज को एक बार टेस्ट करवा सकता है आपको एचडीएफसी बैंक, अगर आज मजबूती दिखा दे और पार निकले तो 45,175 से 45,350 तक की जगह अपसाइड में बनती है बैंक निफ्टी के लिए, इस पर रखें आप फोकस। आपके लिए लेवल सारे एफआईएस की पोजीशन सर, पुट कॉल रेशियो कुछ खास नहीं दीप, एक 45% बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, और पुट कॉल रेशियो भी 1.19 पर, निफ्टी का थोड़ा बढ़कर आया, लेकिन ऐसे कोई चिंता की बात नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी 0.82 पर है, विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, खास कोई परेशानी नहीं। स्टॉप लॉसेस फिर मौजूदा इंट्राडे 19,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और 19,375 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग, वो 19,500 का भी रख सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप स्टॉप लॉस रख लें, लेकिन इंट्राडे 19,500 ही है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे 44,500 का आप स्टॉप लॉस रखें, सिंपल। शॉर्ट साइड पर 19,650 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। और बैंक निफ्टी पर 45,200 होगा आपका इंट्राडे और क्लोजिंग पे। अगर बैंक निफ्टी में किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ओके, चलिए नई पोजीशन सर फिर कैसे बनानी है? खरीदे निफ्टी, और निफ्टी खरीदने के लिए जो बेस्ट जगह है दीप, जो मैंने अभी बताया था जी, 19,435, 19,535, अगर इस रेंज में आए, बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए, अपनी क्षमता के अनुसार धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 19,375 का होगा आपके लिए, 381 का लो हमने इस, सॉरी 19,000, हाँ 375 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो बनेंगे दीप, वो टारगेट होंगे आपके लिए ऊपर की तरफ
19,650 700 दो छोटे टारगेट, 725 765 दो मीडियम टारगेट, 800 825 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है, ठीक है, बेचने के लिए बेचना है 19,700 से 19,800 की रेंज में बिकवाली करें, टुकड़ों में ही करना है यहाँ पर भी। 675 700 के आसपास से सोचना शुरू कर दें, 700 800 में बेच दीजिए आप। टारगेट जो स्टॉप लॉस होगा 19,900 का, टारगेट 19,650 600 दो छोटे टारगेट हैं, 565 535 दो मीडियम टारगेट है, 500 और 435 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली निफ्टी में। गॉट इट सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 44,525 44,625 अच्छी जगह खरीदने की सिर्फ एक ही समस्या है यहाँ पर, और ये कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, और वो है 44,250 का, वही लगाना है। खरीदें आप। और टारगेट 44,725 775 दो छोटे टारगेट हैं, 825 875 मीडियम टारगेट है, 44,925 और 45,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब अगर HDFC बैंक इस रेंज में ना आने दे तो फिर आपके लिए यह है कि आप खरीदारी करें 44,500 के स्टॉप लॉस के साथ। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में वहां खरीदारी करने की राय है। 44,500 आपका होगा स्टॉप लॉस, 44,925 और 45,000 दो छोटे टारगेट हैं, 45,075 125 और 225 तीन मीडियम टारगेट है, 45,300 350 तक और ऊपर जाने की क्षमता बैंक निफ्टी की बन सकती है आपके लिए। गॉट इट। बेचने की इच्छा है, हाँ, शौक फरमाए। 45,100 पर मेरा मन तो नहीं है, और HDFC बैंक को देख के ही मैं डिसाइड करूंगा कि 45,100 पे देना भी चाहिए या नहीं। 45,300 350 के आसपास अच्छी जगह जहां पर आप बेचने की सोच सकते हैं। 45,500 का आपका होगा स्टॉप लॉस, टारगेट 45,000 44,925 और 44,875 ये तीन छोटे टारगेट है, 44,825 775 और 725 तीन मीडियम टारगेट है, 44,625 525 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट भी करें, शौक फरमाए। गॉट इट सर। ठीक है, बैन लिस्ट बढ़ गई है सर, दो नए स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, बलरामपुर चीनी और इंडिया सीमेंट्स की एंट्री हो गई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर और पिरामल एंटरप्राइजेस ऑलरेडी बैन में थे, तो आज 6 स्टॉक्स बैन में रहेंगे। कल हम दोनों स्टॉक्स के लिए आपको हाईलाइट कर ही दिया था। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर है ना? बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है। 19,500 सबसे इंपॉर्टेंट है, 95 लाख शेयर है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे बंद नहीं होंगे, इसके नीचे जाने पे ही आप कमजोरी फील कीजिए। 100 पॉइंट घट भी जाए तो समझना ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है ना। 19,600 मेक और ब्रेक लेवल है, 70 लाख शेयर कॉल्स में है। 19,600 के ऊपर निकल कर टिके तो थोड़ी खरीदारी बढ़ेगी, और 19,700 के आसपास 63 लाख शेयर है, तो बेसिकली 19,500 19,700 वायदा कारोबार के लिए आज से आपकी रेंज है आज के हिसाब से, ये जो दिख रहा है। बैंक निफ्टी 45,000, देखो आप बंद हुए हैं 44,837, तो करीबन करीबन आप 150 पॉइंट बढ़ जाए तब तक आप मजबूत फील मत करिए। ओके, आपको तेजी 45,000 से गिननी है, तो 165 पॉइंट बढ़ भी जाएंगे तो आप मजबूत नहीं है। मजबूत आप 45,000 से ही शुरू होंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो ये है कि 45,000 के कॉल्स पर 50 लाख शेयर हैं, बड़ा कॉल राइटिंग होकर रखा है। सो 45,000 के ऊपर टिकेंगे तो ही आप तेजी गिने, और वहां से फिर कॉल राइटर जो है ना थोड़ा तनाव में आएंगे, अरे क्या करें क्या नहीं करें। सो आज HDFC बैंक शॉर्ट कवरिंग करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ये लिटमस टेस्ट, ये लिटमस टेस्ट है ना। अगर इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, अब देखो बैंकिंग शेयर में सबके रिजल्ट आ गए जी, मुझे बताओ कोई एक ऐसी खबर जो बैंकिंग शेयरों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती, कोई आ सकती है? नहीं, सारी खबरें आ गई, रिजल्ट आ गए। अब इससे ज़्यादा कोई खबर आ नहीं सकती बैंक के HDFC बैंक में 4,000 करोड़ की खरीदारी आएगी। हाँ। टुकड़ों में आएगी, 3 टुकड़ों में, हमें पता है। लेकिन उस सेंटिमेंट से HDFC बैंक अगर चढ़ जाए, गैप से खुले, मेंटेन हो जाए और खरीदारी आ जाए, वो हो जाए तब तो ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक्स की हालत है खराब। बैंक से मतलब बैंक्स की हालत नहीं, बैंकिंग शेयरों की हालत खराब है। हाँ, लोग पता चले जाके डिपॉजिट निकाल रहे कि सर ने बोला था बैंक्स की हालत खराब है। बैंक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बैंकिंग शेयरों में थोड़ा सा मामला ढीला। तो आज मेक और ब्रेक है बैंक निफ्टी के लिए, HDFC बैंक के लिए। ठीक है, चलिए, तो HDFC बैंक और बैंक निफ्टी दोनों पे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट स्टॉक्स पर नजर है सर आपकी? अरे नजर मतलब पूछो मत, आज तो मैं ऐसा स्टॉक बताऊंगा आपको, आप चक्कर खा जाएंगे। अच्छा, बिगुल बजाओ, आइए बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे पहले। और मैं इस स्टॉक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले, मेरे से पहले आप आशीष की तरफ एक बार जरा कैमरा रखिए। तो मैंने कहा दीप को चक्कर खाया, आशीष अक्के वक्के, ऐसा ये क्या आ गया? आशीष आपको कोई आइडिया है कि क्या आने वाला है? नहीं सर, मैं ना रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। हाँ। और आपने जिस हिसाब से बताया एकदम ध्यान चले गया सर। हाँ, एकदम है ना, ऐसा लगा कि कोई बड़ा बाउंसर आने वाला है। तो बाउंसर जैसा स्टॉक ही है, और जिस स्टॉक को मैंने जिंदगी में कभी रिकमेंड नहीं किया खरीदने के लिए, अच्छा, उसको आज पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ जी। और जिस स्टॉक को मैंने लगातार बार बार
आईपीओ से लेकर हर बार मैंने कहा है बेचो 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 बेचो, उसको पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कौन सा स्टॉक है? फार्मा स्टॉक, एनी गेसेस? लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा ये एक है, हाँ। हाँ, ग्लैंड फार्मा आज पहली बार खरीदारी करने की राय है ये। स्टॉप लॉस रखिए 1300 का। ओके। 1375, 1390 दो छोटे टारगेट है, 1400, 1425 तक के बड़े टारगेट आज के लिए खरीदारी करने की राय। एक तो रिजल्ट्स हैं बहुत ही मजबूत, हर एक पैरामीटर पे आप देखिए रिजल्ट्स, कंपनी की परफॉर्मेंस पहली बार ढंग की परफॉर्मेंस है। तो मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कि मैं ना किसी भी स्टॉक का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं हूँ। करेक्ट सर। है ना, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ। पेटीएम सबसे ज्यादा एग्रेसिवली मैं ही बोलता था आईपीओ में पैसा मत लगाइए, आधे दाम पे मिलेगा, मत खरीदिए, और सबसे पहले पेटीएम खरीदारी करने की राय मैंने दी। जोमेटो में भी 50 रुपये में सबसे पहले हम बुलिश हुए, उससे पहले हम लगातार मना करते थे। जहाँ चीजें बेहतर होती दिखे, बदलती दिखे, तो हम ज्यादा बुलिश होंगे। जहाँ खराब थी, और आप देखिए 4000 वाला स्टॉक, 5000 वाला स्टॉक आज 1000 पे आ ही गया ना, ग्लैंड फार्मा, घटते घटते पिटते हुए। लेकिन अब ये बेचने का टाइम नहीं, अब लेने का टाइम है। अच्छा। हाँ, पहले मैं बता दूं क्यों। जी। रिजल्ट सारे पैरामीटर्स पे आप देखें बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे। अमेरिका में इनके पास जो इनके प्रोडक्ट्स वहाँ बिकते हैं उसके दाम ये बढ़ा पा रहे हैं, वहाँ थोड़ा प्राइसिंग एनवायरनमेंट बढ़िया हो रहा है। तीसरा, कुछ नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करने की तैयारी है, और उसमें से 3-4 कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जो ये लॉन्च करना चाहते हैं इस साल, और ये अगर अच्छे से लॉन्च हो गए तो कंपनी का काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा मामला। ठीक है। और चौथा ये कि ओवरसोल्ड फार्मा स्टॉक्स। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ 3 शब्द, और ये आप लोग जो ट्रेडर्स डायरी करते हैं ना, आप लोगों के भी बहुत काम की चीज है ये। ओवरसोल्ड फार्मा स्टॉक। एनी गेसेस सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से स्टॉक्स ने दिए फार्मा में? फार्मा इंडेक्स 52 वीक हाई पे। लुपिन एक हो गया। दिग्गजों में सबसे खराब स्टॉक जिसको मैनेजमेंट के लिहाज से देख ले, परफॉर्मेंस के लिहाज से लोगों को लगता था लुपिन है, सबसे ज्यादा लुपिन दिया। मिड कैप में जिस स्टॉक को सब नफरत करते थे वो है औरोबिंदो फार्मा, सबसे ज्यादा रिटर्न उसने निकाल के। जो ओवरसोल्ड खराब फार्मा स्टॉक जिसमें वैल्यूएशन बहुत ही लोएस्ट लेवल पर आ गए, और जहाँ पहला सिग्नल थोड़ा सा अच्छा आता हुआ दिख रहा है, तो आई थिंक दीप मुझे लगता है ये स्टॉक 1600 तक जाने को तैयार है इवेंचुअली। अच्छे ही रेंज हो जाएंगे। 1300 से 1600 की यात्रा कर सकता है, 1350 आज नहीं करेगा। आज ऐसा नहीं 5% ऊपर खुल जाएगा कूद के, आपने बोला तो 1600 हो जाएगा, 1600 होने में टाइम लगेगा, लेकिन इस नंबर्स पे ये बेहतर हो सकता है। अगर कंपनी एक आध क्वार्टर और परफॉर्मेंस अच्छी दे दे तो बढ़िया हो सकता है। तो आई थिंक ग्लैंड फार्मा आज मेरा स्टॉक ऑफ द डे है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक मैंने ढूंढ के निकाला है। बिल्कुल सर, और पहली बार जैसा अनिल जी कह रहे हैं उन्होंने रेकमेंड किया है। पोजिशनली भी अच्छे टारगेट्स हैं, फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आपके लिए आपने लेवल्स रख दिए गए हैं। आइए फिर नतीजों पर भी काफी सारी एनालिसिस की अनिल जी ने, एक बार रिजल्ट रिव्यू भी ले लिया जाए। बताएं सर। गोदरेज कंज्यूमर्स एस्टिमेट से कमज़ोर रहे नतीजे, चाहे वो आप रेवेन्यू पर देख ले, ग्रोस मार्जिन्स पे देख ले, कामकाजी मुनाफा मार्जिन 18.5% के आसपास जो थोड़े से उम्मीद से कमज़ोर हैं। इंडियन बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इनके खुद के लिए भी और बाकी इनके जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब के लिए अच्छी कही जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हर एक पैमाने पर ख़राब है, नंबर्स फाइनेंशियली कमज़ोर है लेकिन वॉल्यूम वाइज नंबर ठीक है, और इसलिए मैं शॉर्ट करने की राय भी नहीं देना लॉन्ग भी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 5 दिनों में इस स्टॉक में कोई खास एक्शन नहीं हुआ, लेकिन कल 1.5% बढ़ा है ऊपर, 3 महीने में 10% बढ़ा हुआ। तो अगर मजबूत खुलेगा ऊपर तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और नीचे खुलेगा तो खरीदारी आ जाएगी। नीचे लेवल्स 2 इंपॉर्टेंट है जहां पर आए तो आपको खरीदारी करनी है, 1005, 1020, ये 2 लेवल फ्यूचर्स के दे रहा हूँ। अगर इन लेवल पे आए तो खरीदारी करनी है। 1060 फ्यूचर्स के लेवल है, ये नहीं फ्यूचर पहले से ही थे। 1005 और 1020 ये लेवल है फ्यूचर्स के जहां खरीदारी करनी है, और 1060 ऊपर का लेवल है। 1060 के ऊपर निकल कर टिक गया या आज क्लोज देता है तो फिर इसका काम रिजल्ट वाला सारा हो गया, कैसे भी रिजल्ट है फिर मजबूत हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर का लेवल 1060 है। ठीक है। टाटा केमिकल रिजल्ट्स हर एक पैमाने पे बहुत ही खराब है, मतलब जिस तरह से देखे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, इससे खराब रिजल्ट आ नहीं सकते। लगातार तीसरा क्वार्टर है जो टाटा केमिकल बहुत ही घटिया रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही खराब रिजल्ट है। सोडा ऐश का वॉल्यूम 9-9.25% घट कर आया है जो इनका की प्रोडक्ट है। ठीक है। मैनेजमेंट की कमेंट्री और भी खराब है जी, मतलब उनको तो लग रहा है साल भर तक मतलब कंपनी का क्या होगा ऐसा, अगर आप सुनो ना आप डिप्रेशन में आ जाओ ऐसा, मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड कमेंट्री भी है, और किसी भी लिहाज से उनको मतलब लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है। सो आई थिंक
चाइना में जो इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो रही है वो मैनेजमेंट को बहुत चिंता दिखा रही है। सो स्टॉक घट सकता है, लेकिन ध्यान रहे 3 क्वार्टर से रिजल्ट खराब आ रहे हैं, लोगों को पता है रिजल्ट खराब है, इसलिए कितना घटेगा देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से दीप जो टाटा केमिकल में नीचे 1010 के आसपास सपोर्ट है फ्यूचर्स में, और ऊपर में 1070 है, इस लेवल पर नजर रखनी है। तो मैं इसलिए चाहे तो मैं शॉर्ट कॉल सीधा सीधा दे सकता था, ये तो घटेगा, या तो नीचे गैप से खुल के फिर सपोर्ट ले लेगा। सो आई थिंक आज मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। कल मैंने कितने मजबूत बाजार में 5-6 शॉर्ट कॉल लिए और सारे लगभग सारे लाल निशान में सब हुए भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पर गैप से खुल जाता है, इसलिए मैंने आज लेवल दिए ताकि उस लेवल के आसपास आप एक्शन ले पाए। आखिरी टोरेंट फार्मा, उम्मीद के मुताबिक नतीजे तोड़फोड़ नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, इन लाइन है। अच्छी बात क्या है टोरेंट फार्मा में, मैनेजमेंट की कमेंट्री अमेरिका के बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव है। वो बोल रहे वहाँ प्राइसिंग का माहौल भी ठीक है, वॉल्यूम्स का माहौल भी ठीक है, सप्लाई इश्यूज भी है वो ठीक हो रहा है। सो आई थिंक टोरेंट फार्मा और फार्मा शेयर में अभी एक चीज़ समझ लो, मंदी करनी नहीं है जी। इनलाइन नंबर से भी स्टॉक चल जाते हैं, है ना। सो आई थिंक ये स्टॉक चल सकता है। अगर आज नीचे खुले या सॉफ्ट खुले तो आपके लिए लेने का मौका बनेगा टोरेंट फार्मा में। और कहाँ खरीदना वो मैं आपको बता दूं, 1970 थोड़ा सा दूर है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 2100 और 2140 दो हायर लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी टोरेंट फार्मा। ओके, आज मेरे रिजल्ट रिव्यू तीनों एफएनओ के तीन ही थे। ठीक है, और ग्लैंड फार्मा आ गया स्टॉक ऑफ द डे में। आइए फिर बाकी नंबर्स नतीजे ये भी जान लेते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर, अरमान, आशीष हैं स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से आपके पास? गुड मॉर्निंग। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आज से, उनकी जो बैठक है वो आज से स्टार्ट हो गई है। नतीजों में आज कोल इंडिया, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स के आने वाले नतीजे, एफएनओ की बैठक तो नुपुर हमें पता है कि हर पॉलिसी में 3 दिन की बैठक है। क्या आप हमें ट्रिगर्स में ज़्यादा डिटेल में बता सकती हैं कि पहले दिन वो क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं? अच्छा, तीसरे दिन का भी हमें पता है कि गवर्नर साहब आकर स्पीच देते हैं। पहले दूसरे दिन का ट्रिगर हम जानना, अरमान जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते? देखो अरमान भी जानना चाहते हैं, सब पता करते हैं। हाँ ये ओके। बिल्कुल। नतीजों में कोल इंडिया, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स के आज नतीजे आने वाले। एफएनओ में देखें तो चंबल फर्टिलाइजर, आरती इंडस्ट्रीज और सीमेंट के भी नतीजे आज आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको रखनी है नजर जय भारत मारुति पे, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर भी कंपनी करेगी विचार, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। मारुति सुजुकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अनाउंसमेंट यहाँ से आ सकता है, क्योंकि जो गुजरात प्लांट का एक्विजिशन कंपनी करने वाली है उसके तरीकों पे आज बोर्ड बैठक होने वाली है। वो एक्विजिशन कैसे होगा, यहाँ पे क्या सिनर्जीज आने वाली है, इस पे आज बोर्ड बैठक है, तो यहाँ से जो अनाउंसमेंट आएंगे उस पर रहने वाली है नज़र। पिरामल फार्मा, जहाँ पे राइट्स इशू जो है वो आज से ओपन हो जाएगा। 81 रुपीज़ का इसका भाव है, 17 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है। आशियाना हाउसिंग, जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज बंद होने वाली है, यहाँ पर भी रहेगी नज़र। NIIT लर्निंग सिस्टम जो डीमर्ज हुई थी NIIT से, उसकी भी आज होने वाली है लिस्टिंग। IPO के लिहाज से कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे जो IPO है वो आज बंद होता हुआ दिखेगा, पूरा का पूरा OFS था, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक स्टेट के चलते पावर ग्रिड आज फोकस में रहेगा, 4.25 रुपये का यहाँ पे होने वाला है एडजस्टमेंट, तो ये स्टॉक पर भी रखिएगा नज़र। कैश के नतीजों में JIC हाउसिंग, जहाँ पे NII 18% से गिर कर आई है, मुनाफा भी देखे तो 18% की गिरावट दिखा रहा है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। इंडिगो पेंट्स, जहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए नजर आए, इनफैक्ट सारी पेंट कंपनीज क्वार्टर में नतीजे अच्छे आए थे। कंपनी की आय देखे तो 29% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 40% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन देखे तो 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, और मुनाफा भी देखे तो 56% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो ये क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी की आय करीबन 29% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे 34% की ग्रोथ है। मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आया है। मुनाफा भी देखे तो आपको 3% की ग्रोथ दिखा रहा है। ओके, ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। फर्स्ट अप अरमान, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? जी, कई सारे नतीजे। इसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मोंटे कार्लो फैशंस, यहाँ पर देखें तो आय 23% बढ़कर आई है। कामकाजी जो घाटा है वो पहले जो मुनाफा था 4 करोड़ का, इस बार कामकाजी घाटा आता हुआ दिखा है 4 करोड़ का। ऑन मोबाइल ग्लोबल, यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल अगर आप देखें बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 1.4% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 5.9% से इंप्रूव होकर मार्जिन 8% पर आते हुए दिखे, और मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज NII में लगभग 25% के आसपास का आपको उछाल दिखेगा, और मुनाफा देखें तो मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, 1% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। बैयर क्रॉप साइंस, यहाँ पर आय 4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 23.6% से इंप्रूव होकर 24.4% पर आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी 8.5% की आपको ग्रोथ दिखेगी।
आईटीडी सीमेंटेशन आय लगभग 67% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 8.1% से इंप्रूव होकर 8.8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 73% के आसपास का उछाल दिखेगा। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर आय 20% बढ़कर आई है लगभग। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 24.8% से बढ़कर 26.2% पर आते हुए दिखे हैं। शोभा यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें आय लगभग 61% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में कमी आती हुई दिखी है, 12.9% से कम होकर मार्जिन्स जो है 7.1% पर आते हुए दिखे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करें अंत में तो आय लगभग 16% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे, 11.8% थे, वो 11.7% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी अगर आप बात करें तो 17% के आसपास की गिरावट है। ओके, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स से दूसरे सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले किम्स जहाँ पे कंपनी की आय 22% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स में आपको गिरावट नजर आएगी। हालांकि मुनाफा 10% की ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखा रहा है। पीबी फिनटेक यहाँ पर भी जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। कंपनी की आय 20% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे जो घाटा है वो 234 करोड़ से घट के 77 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है और नेट लेवल पे भी देखे तो सिर्फ 12 करोड़ का घाटा इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर जहाँ पे कंपनी की जो आय है वो 21% से इस क्वार्टर में बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 7% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन्स देखे तो आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट नजर आएगी, 34% के मार्जिन इस बार 31% के रह गए। हालांकि जो मुनाफा है वो 5% से बढ़कर आते हुए दिखा है। सच केलकर जहाँ पे कंपनी की आय 7% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। मार्जिन्स देखें तो आपको 13% से बढ़ के 16% के होते हुए नजर आएंगे और जो मुनाफा है वो भी 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। आईपीओ का बाजार है तो वहाँ से कॉनकॉर्ड बायोटेक आज आखिरी दिन है, अब तक करीबन 2 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल की बात करें तो यहाँ पे 2.25 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है और एनआईआई में भी 5.25 गुना का सब्सक्रिप्शन होते हुए नजर आया। एसबीएफसी फाइनेंशियल जहाँ पे पूरा क्लोज हो चुका है आईपीओ, अभी तक 74 टाइम्स ये बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी में 203 गुना भरा है और रिटेल में देखेंगे तो आपको 11.5 गुना बढ़ते हुए नजर आएगा। जनरल इंश्योरेंस का भी अपडेट आया हुआ है जुलाई के महीने का, इसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहाँ पे जो प्रीमियम है वो 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। स्टार हेल्थ की बात करें तो 16.5% की ग्रोथ आपको प्रीमियम में नजर आएगी। साथ ही साथ बजाज फिनसर्व की जो सब्सिडरी है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी आपको न्यू बिजनेस प्रीमियम में 4% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। न्यूज़ में सबसे पहले आइनॉक्स विंड जहां पे आज 500 करोड़ की ब्लॉक डील हो सकती है। करंट मार्केट प्राइस से 5% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील आज हो सकती है। प्रमोटर इस ब्लॉक डील में कुछ हिस्सा बेचने वाले, तो आइनॉक्स विंड भी आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल, और बड़ा सौदा वहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। फाइनल सेट ऑफ खबरें लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताएं। जी, बीएमएल पर खबर आती हुई दिखी है जिसमें बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से लगभग उनको 3180 करोड़ के आसपास का जो है एलओए मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रोलिंग स्टॉक की सप्लाई के लिए जो इनका एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एचडीएफसी बैंक FTSE इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में बैंक का वेटेज बढ़ेगा और ये वेटेज में बढ़ोतरी 3 चरणों में होगी। और आप टोटल इनफ्लो की अगर आप बात करें तो 3700 से 4150 करोड़ तक का जो है इनफ्लो अनुमानित जो है हो सकता है। पीएफसी यहाँ पर 11 अगस्त को बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर वहाँ पर विचार किया जाएगा। पेटीएम, इनका पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जो है इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। पीडब्ल्यूसी जो इस्तीफा दिया है, ऑडिट अगर आप देखें ऑडिट की ने कोई चिंताएं ऑडिटर्स ने जो है वो नहीं जताई है, पर जो है इस्तीफा वो देते हुए दिखे हैं। ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पर बोर्ड ने लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन बेचने की मंजूरी दी है। लगभग 980 करोड़ 985 करोड़ के आसपास में जो है जमीन बेची जाएगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कंपनी को पिंपली चिंचवाड़ पुणे से लगभग 10 साल का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये सिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मोनेटाइजेशन और एंड टू एंड सर्विस देने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसकी अगर आप बात करें अमाउंट की तो 70 करोड़ की सालाना अनुमानित आय होगी। बल डील्स में अडानी ग्रीन, यहाँ पर अगर आप देखें प्रमोटर ग्रुप जो है इन्फानाइट ट्रेड जो है वो लगभग 4.48 करोड़ जो कि 2.83% हिस्सेदारी है वो बेचते हुए दिखे हैं। और खरीदा है अगर आप बात करें बायर्स में कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 4.26 करोड़ शेयर्स 2.69% जो हिस्सेदारी है वो खरीदते हुए दिखे हैं। और अंत में बात करें जायडस वेलनेस की, तो यहाँ पर प्रमोटर जायडस फैमिली ट्रस्ट ने लगभग 3.23 लाख शेयर्स खरीदे हैं जो कि 0.51% हिस्सेदारी होती है और उनकी अब हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 9.5% से बढ़कर 10.01% हो गई। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें आज की और थोड़ा फंड एक्शन जो हुआ है। ब्रोकरेजेस क्या कह रही है जानते हैं आशीष के साथ एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो अच्छी रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे बढ़िया रिपोर्ट है आज ग्लैंड फार्मा पर जेफरीज की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी की राय है।
लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने 1065 से बढ़ाकर सीधे 1640 रुपए का टारगेट दिया, 1343 का भाव चल रहा है। हालांकि सिटी की कमेंट्री अगर आप देखें तो अच्छी है, क्वार्टर मान रहे कि रिकवरी 23% के आसपास की देखने को मिली। यूएस में ग्रोथ भी अच्छी है, इसके चलते स्टॉक पर खास नजर रखेंगे। इमामी यहाँ पर सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 440 से बढ़ाकर 495 का दिया है, 460 का भाव चल रहा है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 520 से बढ़ाकर 560, और गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 540 कर दिया है। पीबी फिनटेक यहाँ पर भी खास फोकस रखना है, सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 720 से लक्ष्य बढ़ाकर 890 कर दिया है। स्टॉक चल रहा है करीब 800 रुपए के आसपास। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 810 का टारगेट दिया, लेकिन ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है सिटी जो खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य 870 से बढ़ाकर पूरा 1000 रुपए का टारगेट दिया है। जोमैटो यहाँ पर फोकस रखेंगे, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 98 कल की क्लोजिंग आई है, 115 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। मान रहे कि प्लेटफॉर्म फी लेने की शुरुआत कर दी गई है, इसके चलते एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो यहाँ पर भी देखें तो यूबीएस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 5000 रुपए का टारगेट दिया है, 4670 रुपए का भाव चल रहा है। ओके, तो ये तो अच्छी रिपोर्ट। अच्छा और है ना, हाँ मैं सोचा इतनी कम कैसे, बताओ। और सर खराब रिपोर्ट्स में जीसीपीएल यहाँ पर नजर रखनी है, क्योंकि सीएलएस से रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1000 रुपए से बढ़ाकर इन्होंने 1040 कर दिया। हालांकि 1031 के आसपास का भाव ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है। टाटा केमिकल्स यहाँ पर नतीजे काफी कमजोर साइड पर आए, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 1040 का भाव है, 916 का टारगेट है। रैमको सीमेंट जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 690 से बढ़ाकर 720 कर दिया है, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है, 874 रुपए के आसपास का भाव भी फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूट्रल रिपोर्ट्स में टोरेंट फार्मा सिटी खरीदारी के राय दे रहे हैं, 2180 रुपए का टारगेट दिए। ये मान रहे कि नतीजे जो है ईयर ऑन ईयर करीब 12% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1650 से बढ़ाकर 1950 कर दिया है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 583 का भाव, 600 का टारगेट। और अंत में वर्लपूल यहाँ पर जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1340 से बढ़ाकर 1400 कर दिया, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 1471 पर। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और चीन से डेटा आ रहे हैं एक्सपोर्ट के, 14.5% उनका एक्सपोर्ट घटा है जुलाई के महीने में। और करो मस्ती भाई, लोग खरीद नहीं रहे चाहिए चाइना से, ये बात दिख रही है साफ। इकोनॉमी की हालत वहाँ पर बड़ी ढीली ढाली से दिख रही है। चलो, तो ये है चीन के डेटा, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने की तैयारी में। और अगर चाइना +2 मार्केट आपको देखने हो, आज मैंने ये नाम ठीक निकाल दिया, चाइना +2 मार्केट। दूसरा कौन सा? चाइना +2, चाइना यानी शंघाई, हाँ, हैंगसेंग, ताइवान, चाइना +2 मार्केट है ना। करेक्ट सर। चाइना +2 मार्केट तीनों दिखाओ, तीनों नीचे, तीनों कमजोर है। बाकी सारे एशियाई बाजार ऊपर, चाइना +2 नीचे, ठीक है ना। तो इनका तीनों का एक ही सेट बना देते हैं, चाइना +2। तो चाइना, हांगकांग, ताइवान, ये तीनों मार्केट नीचे है, बाकी मार्केट ठीक है। इन तीनों का एक साथ बनाना अगली बार, चाइना, हांगकांग, ताइवान, तीन ही एक साथ, चाइना +2। अच्छा है, याद भी रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए आइए किया जाए स्वागत। हमारे सारे मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, मंगलवार की सुबह सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुप्ता साहब सुप्रभात, स्वागत है सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, पहले तो ये कि आप दिल्ली से वापस जाकर मुंबई बहुत एकदम आज रिफ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल ये यहाँ की लगता है हवा का क्या बोलते हैं उसको, असर है आबो हवा का। भाई साहब मेरा जी जान रहा है, रात को 12:30 बजे लैंड किया हूँ। मैंने दीप को बोला हुआ भी ये सुबह से, कहीं भी ऐसा लगे कि वो कहीं होता ना जो ड्राइवर रात भर जगह हो, गाड़ी चलाते झपकी आ जाती है, मैं बोला कभी एंकरिंग करते हुए ऐसा लगे कि मैं हिल रहा हूँ तो बता देना। लेकिन फिर भी अगर लग रहा हूँ मैं तरोताजा नहीं, बट बात ये अगर आप बताओ नहीं तो पता नहीं चला, तो फिर ठीक है। स्टूडियो की लाइट का कमाल है जी। बताएं सर। नहीं अनिल जी, बिल्कुल एकदम लग रहे हैं। थैंक यू सर जी। खरीदारी करनी है अनिल जी टाटा पावर में, जो कि कल अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पर बंद होता हुआ नजर आया है। 232 रुपए के आसपास अनिल जी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पहले रेजिस्टेंस लिया था, और पिछले कुछ दिनों पहले 232 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला था, एक बड़ा मूव 245 रुपए तक देखने को मिला था। तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है ये,
पावर स्टॉक्स वैसे भी अच्छा करते आ रहे हैं और टाटा पावर अभी तक ब्रॉडली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बननी है तो इन्हीं लेवल से यहाँ पर वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो टाटा पावर रहेगा आज का पिक ऑफ द डे, जो कि करंट लेवल पे खरीदारी करें। 228 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 242 245 रुपए के दो टारगेट्स के लिए टाटा पावर रहेगी आज की पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे आपके लिए है टाटा पावर, ये आपका पहला स्टॉक खरीदारी की राय। आइए बंसल जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो मेरा एक प्रोटेस्ट है अनिल जी, आप ये देखें कि कल आप नहीं थे, वो एक दिन के एंकर आए अनिल जी, मतलब कि सब कुछ करा उन्होंने। जब मार्केट बंद हुई, इवनिंग शो की बारी आई और वो जो शो था मिनरल्स और विटामिन का, मतलब कि हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, मेरे पास नहीं है अनिल जी। अगर मेरे पास आए होते तो 100% अनिल जी, आपने, दीप ने, सारे पैनलिस्ट ने, सब व्यूअर्स ने शो को 2 बार देखा होता अनिल जी। बेसिकली लोगों को मालूम नहीं है, जैसे सब लोग कैल्शियम खाते हैं अनिल जी, एक्सेसिव कैल्शियम इज मतलब कि हार्मफुल टू योर हार्ट अनिल जी। ज्यादा कैल्शियम हो जाए, क्योंकि दिल एक है और हड्डियां अनिल जी बोन्स 206 हैं, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम अनिल जी मेरे पास है नहीं, तो मेरे को बहुत बुरा लगा अनिल जी। शाम को कुणाल जी भी मिले थे, तो बोले कि यार प्रोटेस्ट में आप क्या कहते हैं, पहले डिसाइड हुआ कि हम दोनों मिलके पिक ऑफ द डे नहीं देते। फिर लगा भाई हम व्हाइट कॉलर वाले बंदे हैं और मैं तो व्हाइट शर्ट पहन के आया हूँ, तो मतलब कि आप समझे कि वो काला बैच लगा रखा है, पिक ऑफ द डे दे रहा हूँ। बट अनिल जी अगली बार आप कुर्सी पे ताला नहीं अनिल जी, स्टूडियो पे ताला लगा के जाइएगा अनिल जी। आउटसाइड की एंट्री बैन होनी चाहिए। बंसल जी 2-3 चीजें, एक तो ये बंसल जी कह रहे हैं कि मतलब दिल एक है, हड्डियां 206, लेकिन आप तो दिल 206 बार देते हैं। आप किधर एक ही दिल को 206 बार तो आप बांट चुके हैं। दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम आशु जी है कि आपका प्रॉब्लम कैल्शियम खाने से हार्ट डिजीज है? ये मैं नहीं समझ पाया, या दोनों है? दोनों है? नहीं, मेरा प्रॉब्लम ये है अनिल जी, अगर आप होते तो अनिल जी आप मेरे से व्यू जरूर मांगते हैं। वो बिना व्यू के आपकी कुर्सी पे बैठे हुए अनिल जी, मतलब कि चले गए अनिल जी इधर उधर की बात करके। अनिल जी मॉरल ऑफ द स्टोरी वो तो 3:30 के बाद इंपॉर्टेंट शो था अनिल जी, मुझसे इन हाउस एक्सपर्ट से कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने। तो सक्सेसफुल एंकर होने के लिए ये सारी क्वालिटी अनुभव के साथ आती है। पहले दिन में तो कोई सीख नहीं जाएगा। पहली चीज तो ये, सबसे पहले आप लोगों ने मान कैसे लिया वो एंकरिंग कर रहे थे? एग्जैक्टली वो मान कैसे लिया आप लोग? कैसे वो तो खुद क्लेम कर रहे हैं, बाकी ऐसा उनका क्लेम तो सस्टेन हुआ ही नहीं ना। Yes. तो वो गेस्ट की तरह ही थे, चिंता न करें। एंकर दीप और मैं हूँ, बिल्कुल निश्चित रहे, आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। जी बंसल जी बताएं, अब बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे अनिल जी बायोकॉन है, काफी समय से साइडवेज हो रखा है और अभी इस पे कुछ यूएस एफडीए की 8 ऑब्जर्वेशंस आई थी, उसके बावजूद नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर अनिल जी आ गया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 11 तारीख को शायद मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तेजी का एक अच्छा दावेदार बन सकता है। 261 के अराउंड चल रहा है, 250 250 का स्टॉप लॉस, 277 के टारगेट के लिए बायोकॉन पे खरीदारी की राय। बायोकॉन खरीदे, ये है राय बंसल जी की तरफ से। कल क्लोजिंग वाले शो में जाते जाते आपको बायोकॉन का ऑप्शन खरीदने की राय जय ने भी दी थी, तो यही स्टॉक बंसल जी की तरफ से जय को धन्यवाद भी। ओके, आइए कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी धन्यवाद आपका। अनिल जी सबसे पहले सुप्रभात आपको, दीपांशु को। अनिल जी देखिए, बंसल जी की असली टेस्ट अनिल जी आपको समझ नहीं आई। नहीं अनिल जी, बंसल जी कल मुझे मिले थे, बता रहे थे कि अनिल जी समस्या ये है कि अगर मेहमान अनिल जी टिक जाए अनिल जी, वापस घर ना लौटे। कई ऐसे मेहमान होते हैं अनिल जी जो बन के मेहमान आते हैं, करेक्ट, लेकिन फिर उन्हें अनिल जी वापस भेजना मुश्किल काम हो जाता है। तो अनिल जी उस बारे में चेता रहे हैं आपको कि मेहमान रहे तभी तक ठीक है। अनिल जी बंसल जी आपको क्या लगता है, 5 साल से तो आप सुबह शाम घर पे, आप घर से ज्यादा समय मुझे देते हो, आपको क्या लगता है मेरे साथ टिकना आसान काम है किसी का? और स्पेशली जिसको मैं चाहूँ ना टिके, क्या वो टिक पाएगा? अगर समझो मैं चाहूँ टिक जाए तब तो अलग बात है, जिसको अगर मैं सोच लूँ कि न टिके, क्या उसका टिकना आसान है दीप? बिल्कुल नहीं, निश्चिंत रहे एकदम। जी कुणाल जी बताए सर। दूसरा अनिल जी, जो अभी आपने ये नया कॉन्सेप्ट निकाला है अनिल जी, चाइना +2, इससे अनिल जी +2 के अपने दिन यानी कि 12th के दिन याद आ गए। yes. तो अनिल जी बहुत जबरदस्त ही आपने टर्म कॉइन किया, मुझे लगता है आगे भी चलेगा, लंबी दूरी तय करेगा अनिल जी चाइना +2 का ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी,
खरीदना है एम्फोसिस के चार्ट पर अनिल जी एक चार्ट पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जितने आईटी और फार्मा के स्टॉक्स हैं इन पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और एम्फोसिस के चार्ट में क्लियर ब्रेकआउट कल के ही ट्रेड में आता हुआ दिख गया, तो आज थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए तो वहां खरीद करके चले। 2300 से थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2400 का, 2400 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 2450 का। तो 2400 2450 के टारगेट के लिए एम्फोसिस में खरीदारी करें। परफेक्ट। आइए अविनाश जी का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो कंपनी हमको पसंद है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कंपनी का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। कल कंपनी के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए। वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट इस क्वार्टर में, दैट इज जून के क्वार्टर में, इन्होंने 1832 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो करीबन 60% वाई ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 161 करोड़ हो गया है, जो 80% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52 करोड़ है। तो हर पैमाने में कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए। इनकी कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। 1 ईयर फॉरवर्ड पे करीबन 13-14 पी के मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो करीबन 225-230 का एक फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली खरीद लिए। ये एक एमएनसी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन और ईपीसी स्पेस में काम करती है और काफ़ी स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं जहाँ पे मार्जिन अच्छे होते हैं। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कैपिटल गुड स्पेस में है लेकिन छोटी कंपनी है, इसका नाम है केल्बन इंजीनियरिंग। ये बेसिकली 30 साल पुरानी कंपनी है और ज़्यादातर ड्राइंग इक्विपमेंट जहाँ पे भी कोई भी सेक्टर के लिए लगता है, जैसे ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, पावर, यहाँ पे ये सप्लाई करती है। इनके भी प्रीवियस शेयर्स के नतीजे देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। 225 करोड़ पे 30 करोड़ का मुनाफा आया है और पहले क्वार्टर में ऑलरेडी 3 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 7 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जून क्वार्टर में किया है। पेंडिंग ऑर्डर बुक करीबन 700 करोड़ है और एक्चुअल ऑर्डर बुक अभी इनके पास करीबन 210 करोड़ है। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। 155 का रेट चल रहा है, करीबन 230-235 का रेट अगले 6 से 12 महीने। ओके, तो ये है आपके लिए दो कैश के स्टॉक्स, आईटीडी सीमेंटेशन और केल्बन इंजीनियरिंग। ये दोनों ही हैं पसंद हमारे अविनाश जी को। आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। सुमित जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आजकल वो आप बोलते नहीं, मैं जानबूझ के सुप्रभात बोलने के बाद गुड मॉर्निंग बोला। आजकल वो आप बोलने ही बंद कर दे, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। 2 बार बोलते थे, आजकल एक ही बार में काम चला लेते आप। अनिल जी एक्चुअली आप हिंदी में बोल देते हो ना तो वो कंटिन्यूटी हाँ, गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, मेरे को भी लगा ऐसा, मैंने उसीलिए हिंदी शुरू की थी ताकि आपके थोड़ा गड़बड़ा दूं मैं। अब मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगा कि मैं चाहूँ तो किसी को बदल सकता हूँ, इसलिए मैंने वापस से गुड मॉर्निंग शुरू किया। जी सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सुमित जी। क्योंकि अनिल जी वो इंग्लिश में जब आता है तो कंटिन्यूटी मिल जाती है, तो आप जैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मेरा रिप्लाई आएगा गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। बताइए सर। तो अनिल जी जो स्टॉक रडार पे आया है वो बाय का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल स्टॉक के अंदर और परसों स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना ऊपर का और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1400-1415 के बीच में इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1380-1385 के पास का दिखाई दे रहा है। तो 1385 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, इसका पहला टारगेट बनेगा 1450 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1490 रुपए का। 1450, 1490 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1385 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो बैंक पर भरोसा है सुमित जी का और इंडसइंड बैंक पर कर रहे हैं आपको खरीदारी।